ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सरकार रेलवे समान विज्ञान वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 13 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूं। अगर आपने अभी तक 12 सेट नहीं देखा है तो इसके झा साइंस वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हर किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि के डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है, तो किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, वस्तु के गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए किसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है, गैस में, ठोस में, द्रव में। तो गैस की कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। किसकी, गैस की कणों की ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गैस के कण ठोस और द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यानी कि इंग्लिश में इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम हमारा देखिए, एम कितना दिया है 15 किलोग्राम, भी कितना दिया है 8 मीटर पर। कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, एकदम बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मास 15, ऊर्जा कितना है, वेलोसिटी कितना है 8 मीटर। तो 2 बार 8 लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर, यानी 2 बार 1 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 8 छक 48, यानी 480 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है, यानी कि ये बढ़ा दिया है। ठीक है, तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। क्या बताना है, प्रयुक्त बल की गुरुत्व, यानी उसका बल बताना है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हम सीधे देखेंगे द्रव्यमान कितना है, यानी कि 8 किलो का है, एम वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू 3 सेकंड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी, तो 4 है, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि भी यू कितना 4, भी 6। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए बल निकालने के लिए हमको द्रव्यमान दिया है तो त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण क्या होता है, ए बराबर होता है भी माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बट्टा टी। ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बट्टा समय कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 2/3। त्वरण आ गया मीटर पर सेकंड इसका। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम दिया है 8, ए हमारा आ गया 2/3, 8 दूना 16/3, 16/3 का मतलब हो गया 3 5 15 और 3.3 यानी कि 5.33 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसमें। चलिए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो क्या होता है कि जब भी आप देखे होंगे सुराही में हम लोग पानी, अभी तो नहीं रख रहे, पटना में भी हम लोग, पटना में भी रहते थे तो रखते थे सुराही में पानी, एक घड़ा लेके आते थे, उसमें पानी हम लोग रखते थे ठंडा रहने के लिए। क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में ठंडा रहता है। वाष्पन के कारण या वाष्पीकरण के कारण कहिए कि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर घड़े का पानी क्या हो जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वाष्पन या कह सकते हैं वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं, हम जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है, जहाँ आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये कितना दिया है 6.2, 6.2 को 2 से भाग दे देंगे तो 3.1 और मुँह जबानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे वाले किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ऊर्जा का यूनिट क्या होगा? देखिए व्यय ऊर्जा जो होता है, जो पावर ऊर्जा होता है सॉरी, वो वाट आवर डे बट्टा 1000 से भाग दे देंगे, हमारा ऊर्जा आ जाएगा। 100 वाट यूज कर रहे हैं, कितना घंटा? 8 घंटा, एक दिन बट्टे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यानी कि 0.8 यूनिट, कितना आएगा? 0.8 यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार किसका मात्रक होता है? बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। किसका होता है? वायुमंडलीय दाब का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है जी? तो पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? तो ये न्यूलैंड ने खोजा है। किसने खोजा है? 1864 में न्यूलैंड ने ही दर्शाया था कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दिया गया प्रारंभिक तत्व प्रथम के समान पुनरावृत्ति करता है और संगीत के अष्टक में 8वें नोट के समान होता है, सारे गामा पाधा निशा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। नोबेल गैस कौन है जी? तो आर्गन है। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में नोबेल गैस आर्गन को ही रखा गया है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन का किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो होता है एक कम अभिक्रियाशील तत्व होता है और नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर। रबर को ताकत प्रदान करने की अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वल्कनाइजेशन क्या होता है? यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है, यानी कि मजबूत में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन और 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण वॉल्यूम प्राप्त करता है तो उसका आणविक भार क्या होगा? पीवी बराबर क्या होता है जी? पूरा क्लियर करते हैं। पीवी बराबर होता है NRT। अगर यहाँ से n पूछे तो आप कहिएगा पीवी बराबर RT। अब यहाँ से देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है? 2, वी का 5.6 बटे में आर का 0.82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.82 इंटू 54.6, क्या हो जाएगा? 54.6। यहाँ से हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 54.6। अब देखिए एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा एम। तो यहाँ से एन का यहाँ से डब्ल्यू बटा एम कर देंगे। जब डब्ल्यू बटा एम करेंगे तो यहाँ से हमारे एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये डब्ल्यू आके इधर 5.6 मीटर क्यूब है तो ये आगे गुना हो जाएगा। तो ये 2 इंटू ये 5.6 क्या हो जाएगा? इसको 560 कर लें तो ये उल्टा होकर गुना होगा। देखिए ये आ जाएगा, एम का मान हो जाएगा 4 इंटू 82 इंटू 5.6 बटा 2 इंटू 560, यानी ये 15.9 के आसपास इसका आंसर आएगा, यानी 16। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि CuO में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है। अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड पूछता तो उसमें कॉपर की संयोजकता 2 होती है। कॉपर एक संक्रमण धातु होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व की संयोजक शक्ति
शक्ति क्या कहलाती है? तो किसी तत्व की संयोजक शक्ति को संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NH4 ट्वाइस SO4 NH4 ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो नाइट्रोजन का देखेंगे तो 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 1 गुना 2, 4 दूनी 8। सल्फर का 1, ठीक है, सल्फर का 1। ऑक्सीजन का आपका परमाणु कितना हो जाएगा? 4। 8 4 12 1 13 13। और नाइट्रोजन का कितना? 2। नाइट्रोजन का 2, 8 2 10 यानी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 अवगत में कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻3 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, अवगाद्रो की संख्या यही होता है 6.023 इंटू 10⁻3। अगर CO2 में कणों की संख्या इतनी है तो दिए गए CO2 में अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल n का मान अगर हम देखें तो n/n0 हो जाएगा, यानी कि 3.0115 इंटू 10⁻23 बट्टा ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये 10⁻23 10⁻23 कट जाएगा। अगर काट दें 2 बार में, मान लीजिए, तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी को हाइड्रोजन से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है ये विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत विघटन। विद्युत विघटन कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो रक्तहीनता आयरन की कमी से होती है। किसके कारण होती है? आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। और महिलाओं में आयरन की कमी अधिक पाया जाता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है। क्या होता है? गाइटर रोग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। घेंघा रोगी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट, सूत्रण गुण यानी किस अंग को प्रभावित करता है? तो सूत्रण रोग जो होता है ये आपका लीवर को प्रभावित करते हैं, यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यकृत जो होता है यानी लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोमेन का कैप्सूल संबंध रखता है। तो बोमेन का कैप्सूल संबंध रखता है किससे रखता है? तो गुर्दे से रखता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? तो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजिक उत्तक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित रखते हैं? तो मधुमक्खी और कीड़ा जो होते हैं ये कीट वर्ग से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन स्केल में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट पैमाने देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।